हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए मैथ के क्वेश्चंस को देख रहे थे। तो अभी तक हमने टोटल 30 क्वेश्चंस को देख लिया है। हम टोटल 200 क्वेश्चंस को देखेंगे इस सीरीज के माध्यम से। 30 क्वेश्चन को देख लिया है हमने, उसमें मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बताया है। आशा करता हूँ कि जैसा मैंने आपको बोला था कि आपने इसके लिए एक अलग से कॉपी बनाई होगी कॉन्सेप्ट के लिए, तो उसमें आप इन सब कॉन्सेप्ट को नोट भी कर रहे होंगे और डेली इसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो आज हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और इसमें जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, सब स्केलर के एग्जाम में पूछे गए थे। स्केलर का एग्जाम अभी हाल ही में हुआ है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है जो आज का, एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमें और बताया गया, मैं ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर इसमें यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी सी, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ये क्या है, एक लाइन है ए डी और एक यहाँ से खींचा गया है लंब, यानी बी ई क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक, और उसने दिया हुआ है, ये दे रखा है उसने 30। ठीक, ये है अल्फा, ये है बीटा, ओके, और ये 40 दिया हुआ है। तो उसने पूछा अल्फा और बीटा के मान। अल्फा और बीटा बताना है हमें कि उनके मान क्या होंगे। काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, आपको सबसे पहले देखना है त्रिभुज बी ई सी में, ये वाला जो त्रिभुज है बी ई सी, इसमें देखिए एक एंगल तो ये हो गया 40 का, और एक ये दे रखा है इसने 90 दे रखा है ना, यहाँ परपेंडिकुलर है तो 90, और ये अल्फा मिल जाएगा यहाँ से, है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए 40 प्लस 90 प्लस अल्फा कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से अल्फा अगर हम निकालेंगे 130, 130 उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है तो देखिए ऑप्शन में सिर्फ एक ही है 50, जहां पे अल्फा का मान 50 है, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आप यहाँ टिक करके आप निकल सकते हो। पर अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो, बीटा का भी मान निकाल लेते हैं। देखिए बीटा का मान कैसे निकलेगा, आपको देखना है त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी ये वाला है जो ए डी और सी, ये तो ए डी सी में देखिए ये तो 30 है और अल्फा भी हमने निकाला कितना है, 50। तो ये कितना हो जाएगा, 30 80 ये हो गया, तो ये हो गया हमारा 100 हो जाएगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 30 और 50 80, तो ये 100 होना चाहिए, 100 ये हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक लाइन पे जो एंगल बनता है मैक्सिमम, वो कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे देखिए डी पॉइंट को अगर मैं यहाँ निकालता हूँ बाहर, इस साइड अगर 100 है तो इस साइड कितना होगा, 180 माइनस 100 यानी कि 80 होगा, तभी तो ये 180 का बनेगा, है ना। तो ये क्या है, बीटा है, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फिगर दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें बताया गया है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इसमें सही से विजिबल नहीं है। ये एक ट्राइंगल है, ए बी और डी, ये ट्राइंगल है। फिर एक लाइन है इसमें ए सी लाइन है, और उसने बोला है, अब देखिए उसने क्या क्या बोला है कि ए बी बराबर है बी सी, ए बी ये वाला बराबर है बी सी के, ठीक है, और ए सी बराबर है सी डी के, ए सी ये वाला है किसके बराबर, सी डी के बराबर है। फिर उसने पूछा है बी ए डी का रेशियो पूछा है ए डी बी से, यानी बी ए डी ये वाला एंगल, इसका रेशियो ए डी बी इससे पूछा गया। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, समद्वि बाहु त्रिभुज के बारे में। समद्वि बाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो जैसे कि इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं हम, ए बी और सी, इसमें दो भुजाएं बराबर है, ये वाली और ये वाली। अब जो बराबर भुजाएं होती है उसके सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला जो कोण होगा और ये वाला कोण होगा, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर मैं इसे अल्फा मान लूं तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, समद्वि बाहु त्रिभुज का मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाया। सेम इसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल में ए सी डी में, इसमें भी दो भुजा बराबर है, तो ये भी क्या होगा, समद्वि बाहु त्रिभुज। अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, अब देखिए सेम वही करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट पे, जो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इस वाले पॉइंट पे देखिए, अगर ये अल्फा है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, ये होगा आपका 180 माइनस अल्फा, यही होगा ना ये, क्योंकि ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे, तो ये हो गया 180 माइनस अल्फा।
अब इस वाले त्रिभुज में सभी को जोड़ देते हैं जितने भी कोण है। तो इस वाले में कौन कौन सा है, 180 माइनस अल्फा प्लस एक बीटा है और दूसरा भी बीटा है, और इन तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 से 180 कट गया, ठीक। अब ये कितना बचा, 2 बीटा, ओके, और इस अल्फा को उधर भेजेंगे तो ये बच जाएगा अल्फा, ठीक। ये आ गया 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक। अब देखिए उसने बोला है एंगल BAD यानी कि ये है जो बड़ा वाला BAD किस किस से मिलके बना है, अल्फा और बीटा से, यानी इसको बोल सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। और एंगल ADB यानी कि बीटा की बात कर रहा है, इन दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 बीटा, तो यहां रख देता हूं मैं, अल्फा की जगह 2 बीटा रख देता हूं, प्लस बीटा तो है ही, और रेशियो बीटा रहेगा। इधर कितना हो जाएगा, 3 बीटा और रेशियो बीटा, बीटा से बीटा कट गया तो कितना आया, 3:1 आ गया। यही है हमारा आंसर 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में। जो बोल रहे हैं कि बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भाई कठिन क्वेश्चन सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन होता है मुश्किल से कठिन, बाकी सारे इजी होते हैं, इजी टू मॉडरेट होते हैं। तो जो आपने स्कोरिंग यहीं पे होता है, जो अगर आपने इजी वाले सारे क्वेश्चन बना लिए तो आप ऐसे ही पास हो जाओगे। कठिन वाले क्वेश्चन के लिए इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वो वैसे भी मैं वो कराऊंगा आपको ज्यादा, लेकिन जो पोर्शन आएगा वो आसान क्वेश्चन का आएगा, और उनको आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, यानी कि एपी, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी से भी काफी क्वेश्चन पूछता है यूके SSC स्केलर के एग्जाम में, काफी क्वेश्चन पूछ रखे हैं समांतर श्रेणी से, और समांतर श्रेणी सबसे ज्यादा आसान चैप्टर भी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी दिया गया है हमें, दो कौन कौन सी है, A1 A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D डैश डैश डैश, एक तो ये दिया हुआ है, और दूसरा दिया है हमें B1 BD B1 प्लस 2D डैश 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 डैश, ये डैश है, ठीक है, B डैश, ये दूसरा दिया गया है, ठीक। दो एपी दे दिया उसने, और बोला गया जो nth टर्म है, nवां जो पद है वो दोनों श्रेणी का बराबर है, ठीक है। दोनों श्रेणियों में जो nवां पद है वो समान है। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए एपी से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में इसको आपने नोट कर लेना है। एपी होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी होता क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 डैश 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 एन तक, ये कोई एक सीरीज हो गया। अब अगर इस सीरीज में दूसरे पद से पहले पद को घटाएं, यानी 2 में से अगर 1 गया तो कितना आ रहा है अंतर, 1। ऐसे हम दूसरे इससे इसको घटाएं तो कितना आ रहा है, 1। 4 में से 3 गया 1, इसी प्रकार से 1 1। अगर हम आगे घटाते रहेंगे तो जो अंतर आ रहा है दोनों पद का, जो दो कॉन्जिक्यूटिव पद है उनको जब घटा रहे हैं हम, तो जो अंतर आ रहा है वो बराबर हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी, समान अंतर, इसलिए बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में आपको 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से 3 फॉर्मूले, देखिए सबसे पहला nth टर्म निकालेगा। nth टर्म, अगर आपको कोई एपी दी गई हो, उसे पूछा गया हो कि nth टर्म बताओ इसमें, nवां नंबर मतलब कोई सा भी नंबर, जैसे यही श्रेणी है और इसमें पूछ दिया जाए कि 50वां नंबर क्या होगा, तो इसमें तो 50वां नंबर 50 ही होगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 1 कोई भी बता देगा। लेकिन जिसमें जैसे कि 6 12 18 इस टाइप से डैश डैश डैश, इसमें अगर पूछा जाए कि 100वां नंबर क्या होगा, तब आपको फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस मतलब जो दूसरे पद से पहले पद का डिफरेंस होता है, ओके। यानी कि हम बोल सकते हैं d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे n क्या है जो पद उसने पूछा है, और d क्या है कॉमन डिफरेंस, और a क्या है पहला पद, प्रथम पद, ठीक। पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखिए, अब अगर लास्ट से पूछे nth टर्म, लास्ट से nth टर्म बताओ इसका, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की जगह बस लास्ट वाला टर्म आ जाएगा, बाकी सब सेम है। a की जगह हम लास्ट टर्म रख देंगे, क्योंकि इसको उल्टा कैलकुलेट कर देंगे हम। उल्टा कैलकुलेट करने में क्या होगा, लास्ट वाला जो पद होगा वो पहला पद बन जाएगा, इसलिए a की जगह हम लास्ट टर्म रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक।
फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, पहले एन पदों का योग उसका क्या होता है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है हमारा पहले एन पदों के योग का फॉर्मूला। ठीक, अब यदि पहला और अंतिम पद दिया हो, फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हो और पूछे सम बताओ, तो इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये होता है। तो ये जो चार फॉर्मूले हैं आपको कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए एपी से रिलेटेड। एपी बहुत आसान है, ठीक है, चार फॉर्मूले में पूरा एपी खत्म हो जाता है। तो देखिए अब क्वेश्चन में जो पूछा गया, तो क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें 2 एपी दिया हुआ है और बोला गया जो nth टर्म है वो बराबर है, nth टर्म बराबर है दोनों का। तो देखिए nth टर्म का फॉर्मूला अभी मैंने बताया ना आपको, क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब इस वाले एपी के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मैं इसको कर देता हूँ ए एन वन, पहला वाला जो एपी है, तो इसके लिए हो जाएगा ए की वैल्यू ए वन है तो ए वन लिख देते हैं, एन उसने एन ही बोला है, इंटू डी की वैल्यू क्या है, इसने डी दे रखा है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे वाले के लिए मैं सेम फॉर्मूला लगाता हूं, तो ए एन टू इसको लिख देता हूं। ठीक, इसमें ए की वैल्यू क्या दे रखा है, इसने बी वन दे रखा है। ठीक है, पहला पद क्या है इसमें, बी वन है ना, ठीक, प्लस एन तो सेम ही है और डी की जगह क्या दे रखा है, इसने डी डैश दे रखा है, डी डैश दे रखा है ना इसने डी की जगह। अब इसने ये भी तो बोला कि जो nth टर्म है दोनों का इक्वल है, और हमने यही तो निकाला दोनों का nth टर्म, ये दोनों इक्वल है, यानी इन दोनों समीकरण को हम बराबर कर सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू होगा इसके, क्योंकि दोनों का n टर्म क्या है, बराबर है, इंटू डी डैश। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, जो हमारा फाइनल समीकरण आ गया। अब इसमें हिट एंड रन लगाएंगे। हमारे पास फाइनल समीकरण जो आया a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू b1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश, ये आया हमारे पास। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a1 b1 को मैं इस साइड ले आता हूँ b1, और इस चीज को मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा n1 माइनस वन डी डैश माइनस n1 माइनस वन डी। n1 माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, d1 माइनस डी बचेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल कैलकुलेट हो गया। अब इस पे हम सारे हिट एंड रन लगाएंगे जितने भी ऑप्शन है, और उससे देखेंगे कि कौन सा सेटिस्फाई होता है और कौन सा नहीं होता है। हमसे पूछा गया है कि कौन सा ट्रू नहीं है। ओके, पहला वाला लगा रहा हूँ। पहले में ए की वैल्यू है 7, इस वाले में लगा रहा हूँ। देखिए a1 की जगह 7 रख दिया, और b1 की जगह है कितना रखना है, 3 रख दिया, इज इक्वल टू n1 पता नहीं है हमें, डी डैश की वैल्यू 2 है और d1 की वैल्यू है 1, तो ये बचेगा 1। 7 में से 3 गया 4, n1 माइनस वन इंटू वन। अब देखिए ये जो 1 है और ये 4, इन दोनों को देखिए, क्या 4 का गुणनखंड मल्टीपल 1 होता है, तो हाँ होता है। अगर ये होता है तो ये इसका मतलब ट्रू है। अब देखिए ट्रू क्यों है, n की वैल्यू हमें पता नहीं, अगर n की जगह हम 5 रख दे तो 5 में से 1 गया 4, 4 इंटू वन 4 आएगा, तो सेटिस्फाई हो जाएगा ना। सेटिस्फाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर 1 क्या है, मल्टीपल है। अब अगर यहाँ पे 1 की जगह कुछ और वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ 1 की जगह जैसे 3 होता, जो कि इसका मल्टीपल नहीं है 4 का, तो आप n की जगह कुछ भी रखो, ये सेटिस्फाइड नहीं होता उस कंडीशन में, है ना, ये होता। तो हमें बस अब ये देखना है कि ये जो इस साइड जो आ रहा है वो इस साइड वाले का मल्टीपल है कि नहीं है। पहले वाले में क्या है, मल्टीपल है, यानी कि ये ट्रू है, तो ये वाला हो नहीं सकता, हमसे गलत पूछा गया, तो ये नहीं है। अब देखिए दूसरा वाला इधर लिख रहा हूँ। दूसरे वाले में देखिए a की जगह 3 रखें और b की जगह 7, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस वन, डी डैश की जगह 2 और d की जगह 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से माइनस 7 गया तो -4 इज इक्वल टू -1। अब फिर से देखिए, क्या -4 का गुणनखंड 1 होता है, तो हाँ होता है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। और हमें ट्रू नहीं चाहिए, हमें फॉल्स वाला चाहिए। थर्ड वाले ऑप्शन में आते हैं। थर्ड वाले ऑप्शन में a की जगह 7 रखते हैं, b की जगह 3 रखते हैं, और फिर n माइनस वन, डी डैश की जगह 3 है और d की जगह 2, तो 3 में से 2 गया 1, फिर 7 में से 3 गया 4, फिर से वही आ गया
4 का मल्टीपल 1 होता है, तो ये भी ट्रू हो गया, हमें फॉल्स बताना है। फिर लास्ट वाले में देखिए, लास्ट वाला है a की जगह 3 रखते हैं, b की जगह 7, n-1 इंटू d की जगह कितना है, d डैश की जगह 2 है और d की जगह कितना है, 3 है। तो 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, -1, और यहाँ पे -4, -1 और -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर से 4 और 1 आ गया। तो फिर से 4 का मल्टीपल 1 होता है, तो हाँ होता है, ये भी ट्रू हो गया। तो जो ये क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन गलत दिया गया था, इसमें जितने भी ऑप्शन है सारे ट्रू हैं, एक भी फॉल्स नहीं है। हमसे पूछा गया फॉल्स कौन सा है, तो एक भी इसमें फॉल्स नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को इस टाइप से करना है, और अगर आपके पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन ही गलत है, तो बोनस मार्क्स मिल जाता है। ओके, इसमें बोनस मार्क्स मिल गया वो सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से, कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, दो स्वतंत्र घटनाएं ए और बी, जिसमें ए की होने की प्रायिकता 1/5 है, पी ए यूनियन बी 7/10 है, तो बी के ना होने की प्रायिकता हमें बताना है। तो प्रायिकता के कुछ फॉर्मूले होते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहले तो हम प्रायिकता निकालते कैसे हैं, जैसे पी ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकलेगा कि एन ए, कुछ सेट्स हैं या कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास जिसमें उस चीज के होने की, जैसे कि सिक्का है, हेड और टेल, हेड टेल आ सकता है, एक सिक्के को अगर हम उछाले तो हेड या टेल हो सकते हैं। तो हेड और टेल तो टोटल वो हो गए उसके कि हाँ इतनी पॉसिबिलिटी है। और हमसे पूछा जाए कि हेड होने की, तो इसमें हेड क्या हो गया, 1, और ये टोटल कितनी घटनाएं, 2 घटनाएं, तो ये आ गया 2, यानी 1/2 आ जाएगी इसकी प्रायिकता। ठीक, तो यही होता है कि एन ए, यानी वो जो घटना है उसकी होने की प्रायिकता अपॉन टोटल जितनी भी घटनाएं हैं, वो ये होता है हमारा प्रायिकता। अब आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। इस वाले फॉर्मूले से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% लिख के दे रहा हूं यहाँ पे। इस वाले फॉर्मूले से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। प्रोबेबिलिटी का अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से जरूर पूछेगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अभी इसको मैं बताता हूं, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब है क्या। देखिए, P, अभी जैसे मैंने वो 2 घटनाएं हैं अगर, तो P के होने की प्रायिकता ये होता है, A वाले को हम ले लेते हैं टोटल में से, ऐसे B वाले को टोटल में से, ना होने की तो इसको हटा देंगे, बाकी ये। अब यहाँ पे आ रही है आप इंटरसेक्शन वाला, जो ये साइन होता है इंटरसेक्शन का होता है, यानी 2 घटनाएं हैं, उनमें जो कॉमन चीजें हैं उसको लेते हैं हम, सिर्फ कॉमन को लेंगे हम। जैसे कि मैं सेट बना रहा हूं यहाँ पे, 2, ये सेट ए है और ये सेट बी है, 2, इसमें कुछ नंबर है, 2, 4, 6, 5 ये नंबर है, और सेट बी में क्या है, 5, 4, 3, 1। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 और 4 आ जाएगा। इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन है। यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन है पहले उसको ले लो, कॉमन क्या है इसमें, 5 और 4 कॉमन है, उसके बाद जितने भी बचे, ए में जितने बचे उनको ले लो, बी में जितने बचे उनको ले लो। ए में क्या बचा, 2 बचा यहाँ पे और 6 बचा, और बी में क्या बचा, 3 बचा और 1 बचा। ये हो गया आपका यूनियन, यानी पहले कॉमन वाले को ले लो और फिर जो जितना भी बचा उन सबको भी ले लो। ठीक है, और यूनियन निकालने का फॉर्मूला अभी हमने पीछे भी देखा क्या होता है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तो आपको याद ही करना है। ठीक, अब अगर इसको इधर भेज दें और इसको इधर ले आए तो भी होगा, यानी कि इंटरसेक्शन निकालने का फॉर्मूला भी यही होगा, बस ये दोनों पलट जाएंगे, है ना। यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, याद रखना है। अब अगर 2 घटनाएं परस्पर अपवर्जीय हैं या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव मतलब कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 होगा। जाहिर सी बात है, उनमें कुछ कॉमन नहीं है तो 0 होगा। ठीक, अब देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। पी ए बटे बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बटे बी का होता है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये होता है, ये याद करना है आपको। फिर होता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सब याद करना है आपको। पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए इंटू पी ए
अपॉन पी बी, ये होता है। और एक और होता है, अगर हम बी के सापेक्ष देखें, बी के सापेक्ष क्या होगा, पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी ए बाई बी इंटू पी बी अपॉन पी ए। ठीक है, बस यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। ठीक, यहाँ पे बी ऊपर आ गया, मतलब जो जिसका पूछा जा रहा है वो नीचे चल जाता है। जैसे यहाँ पे ए का पूछा तो ये नीचे चला गया, और यहाँ बी का पूछा तो बी नीचे चला गया। ठीक, अब ये देखिए, अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हो, जो अभी हमसे क्वेश्चन भी पूछा गया, अगर दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हो तो देखिए तब उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यानी उन दोनों के प्रायिकता होने का गुणनफल होता है अगर दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी चीज का यूज करेंगे हम अपने क्वेश्चन में। और किसी घटना को ना होने की प्रायिकता क्या होती है, अगर किसी घटना की होने की प्रायिकता पी ए है तो उसके ना होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस, और ना होने को ऐसे दिखाते हैं, बार लगा देते हैं इसको, ये होगा 1 माइनस पी ए। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि किसी घटना के होने की और ना होने की प्रायिकता हमेशा एक होती है। ठीक, इस वाले समीकरण से ही आता है, इसको इधर भेज देते हैं तो एक आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इस सब का यूज करते हैं हम इस क्वेश्चन में। बोला गया है कि दो घटनाएं स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, और हमें दिया है पी ए दे रखा है हमें कितना, 1/5, यानी कि ए की होने की प्रायिकता 1/5 है, और दिया है इन दोनों का इंटरसेक्शन दिया है यूनियन दिया है पी 7/10, ये दिया है। और पूछा गया है बी के ना होने की प्रायिकता बताओ। तो कैसे करेंगे, जितने फॉर्मूले हैं उतने आपको माइंड में रिकॉल करने हैं कि किस फॉर्मूले से होगा, किस फॉर्मूले से होगा। पहला तो इसने बोला कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट के लिए मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या होगा, दोनों का गुणनफल होगा, पी ए इंटू पी बी होगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बोला जो कि याद करने के लिए बोला कि यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहां से रख सकते हैं ना, ऊपर से इस वाले फॉर्मूले से रख सकते हैं, तो रख देते हैं इस पे। ये आ गया पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और इसकी जगह रख देते हैं हम पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ये क्या है, माइनस है यहाँ पे, सॉरी माइनस है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें जो जो वैल्यू दिया हुआ है वो सब रख देते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा ऊपर थोड़ा, इसको मिटा रहा हूं। देखिए पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, कितना दिया है 7/10, ठीक है लिख दिया। पी ए दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, कितना 1/5 लिख दिया। पी बी उसने नहीं दिया है, ऐसे लिख देते हैं, माइनस पी ए दिया हुआ है इसने 1/5 इंटू पी बी नहीं दिया है, इसको ऐसे लिख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 7/10, देखिए सबके नीचे 5 एलसीएम ले लेता हूँ, ये सॉल्व करना आना चाहिए आपको। 5 ये ऊपर बचा इतना, और ये 5 बी पी बी हो जाएगा, और ये एक ही रहेगा, 1 इंटू पी बी। ठीक है, 5 एलसीएम ले लिया और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 5 का। ठीक, अब देखिए 5 से ये कट गया 2 बार में, कट गया 5 से 2 बार में, फिर इस 2 को हम इधर भेज देंगे तो इंटू हो जाएगा पूरे समीकरण के साथ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 7 इज इक्वल टू 2 प्लस, इसके इंटू कर रहे हैं पूरे उससे, इसमें 2 इंटू 5 दूनी 10, 10 पी बी माइनस 2 पी बी। ठीक है, पी बी 10 पी बी में से 2 पी बी गया, कितना बचा 8, तो 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 पी बी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 के इधर भेजेंगे, ये बचेगा 5, 7 में से 2 गया 5, और इस यहाँ 8 बचेगा, 8 को इधर भेजेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 8, तो पी बी इज इक्वल टू कितना आया, 5/8 आ गया। तो 5/8 आ गया हमारा पी बी, यानी होने की प्रायिकता आ गया। लेकिन उसने पूछा ना होने की प्रायिकता, तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको होने की प्रायिकता पता है, किसी घटना के होने की प्रायिकता पता है आपको, तो उसमें ना होने की प्रायिकता निकालनी, तो एक में से उसे घटा दो। तो 1 में से 5/8 को हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा वैल्यू, 8 को इधर इंटू करेंगे तो 8 माइनस 5/8, 8 में से 5 गया 3/8, 3/8
घटना बी के ना होने की प्रायिकता है जो उसने पूछा है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। पहला है कि एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, या प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, या प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। मैं बता देता हूं आपको। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी और आमने सामने के जो भुजा है वो क्या होंगे, समांतर होंगे। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, आमने सामने की भुजा समांतर होगी और बराबर होंगे। ठीक, और अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, दूसरा रेक्टेंगल जिसको आयत बोलते हैं, तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अपोजिट साइड बराबर तो होंगे, साथ में पैरेलल भी होंगे और प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक, ऑल साइड्स आर पैरेलल, और साइड्स भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये इसके पैरेलल होगा, ये आमने सामने के मतलब पैरेलल होगा। अपोजिट साइड आर पैरेलल होंगे, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होगी, और साइड इक्वल, और जितने भी एंगल होंगे 90। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या होता है, अपोजिट साइड आर पैरेलल, आमने सामने की भुजा समांतर होगी। ऑल साइड आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होंगी। अपोजिट एंगल आर इक्वल, आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल, जो डायगोनल है इसके, अगर इनको ड्रॉ किया जाए तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे, ये 90 डिग्री पे काटेंगे। ये होता है आपका रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। फिर होता है ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, एक जो पेयर होता है अपोजिट साइड वो क्या होगा, पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। जैसे कि इसमें ये वाला और ये वाला क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल है दोनों, तो ये क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गए। ठीक है, तो ये चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में देखिए बोला गया कि कौन सा असत्य पूछा गया था। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है, एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज में क्या देखा अभी हमने कि आमने सामने की जो भुजाएं वो समांतर होंगी। ठीक है, और आयत में भी तो आमने सामने की भुजा समांतर होती है ना, तो मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये राइट है। हमसे पूछा है असत्य, तो ये नहीं होगा हमारा। ठीक, दूसरा देखिए, प्रत्येक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, एवरी स्क्वायर इज पैरेललोग्राम। तो वर्ग में आमने सामने की भुजा वो भी क्या होती है, समांतर होती है, और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा समांतर होती है, तो ये भी क्या है, राइट है। अब थर्ड ऑप्शन देखिए कि प्रत्येक वर्ग एक आयत है, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या होता है, जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती है और जितने भी एंगल होते हैं वो 90 का होता है। और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और जितने भी एंगल होते हैं वो 90 के होते हैं। तो एंगल तो सारे 90 के हैं, बिल्कुल ठीक है। और आमने सामने की भुजाएं बराबर है क्या, तो हाँ है। अगर ये 5 वर्ग में क्या होता है, सारी बराबर है। तो अब देखिए, अगर ये 5 है, इसके सामने वाली भी 5 है, इसके सामने वाली भी 5 है, तो प्रत्येक वर्ग एक आयत हो सकता है। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, हमें गलत बताना है तो ये भी गलत हो गया। लास्ट वाला देखिए कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, समचतुर्भुज एक वर्ग है। समचतुर्भुज में सारी भुजाएं तो बराबर होती है, पर क्या सारे एंगल 90 के होते हैं, नहीं होते। तो यहीं पे गलत हो गया। हमें वर्ग के लिए क्या चाहिए, सारे एंगल भी तो चाहिए 90, पर इसमें सारे एंगल 90 नहीं होते। जब ये जो इसके डायगोनल है, डायगोनल 90 का बनाते हैं यहाँ पे सेंटर पे, पर इसके सारे एंगल 90 के नहीं होते। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है, और यही हमारा असत्य ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए और बी का मान बताना है। बस देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये वाला है 2a+2 और ये है 7b-1। ये दिया हुआ है 3b और ये दिया है a। बोला गया ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो ये वाला
त्रिभुज है ये वाला और ये वाला, इसको ए बोल देता हूँ, त्रिभुज ए, और ये बी त्रिभुज। अगर इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, सर्वांगसम प्रूफ कर दिया, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करें, सबसे पहले बीच वाले त्रिभुज में देखते हैं। इसके दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों कोण भी इसके बराबर होंगे। ठीक है, अगर मान लेते ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा, इस वीडियो में खाली यही चल रहा है, तो ये होगा 180 माइनस थीटा। सेम इधर भी क्या होगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज में देख लेते हैं, सर्वांगसम लगाते हैं, इसमें रूल लगाते हैं। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है, दो साइड बराबर हो गया, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो बराबर है ना। तो साइड एंगल, साइड से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, कॉन्ग्रेंट है। अब कॉन्ग्रेंट है तो इनकी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, यानी बोल सकता हूँ कि ए बराबर होगा 3b के, इसके बराबर होगा, और ये वाली बड़ी वाली भुजा इसके बराबर होगी 2a प्लस 2 बराबर होगा 7b माइनस 1 के। बस सॉल्व कर लेते हैं, a की जगह हम 3b रख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3b रखेंगे तो ये होगा 6b, यहाँ पे 3b रख दिया एक की जगह, प्लस 2 इज इक्वल टू 7b माइनस 1। 6b को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो ये सिर्फ बचेगा b, और ये माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, 2 के साथ जुड़ के 3 बन जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। b की वैल्यू 3 आ गई तो a की कितनी आ जाएगी, यहाँ पे b की जगह 3 रख देंगे तो 9, a की जगह, तो a की वैल्यू आ गई 9। ओके, b बराबर 3, a बराबर 9। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। a बराबर, नहीं ये गलत है, a बराबर 9 है, b बराबर 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है, जल्दीबाजी में एक बार वेरीफाई भी कर लेना अपने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एपी से है। एपी मैंने बोला आपको कि वो 4 फॉर्मूले कर लिया आपने तो पूरा एपी आपका कवर हो गया, उसके अलावा कुछ है ही नहीं एपी में, चाहे वो क्वेश्चन को भले कैसी भी लैंग्वेज में घुमा फिरा के दे, लेकिन बनेगा उसी 4 फॉर्मूले से। देखिए माना कि ए एन एक समांतर श्रेणी है और A6 की वैल्यू इसने 32 दिया हुआ है और A5 माइनस A3 की वैल्यू इसने 10 दिया हुआ है। तो पूछा है कि A8/7 का मान बताओ। बहुत आसान है, देखिए AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। A6 यानी n की जगह 6 रखना है, तो A6 इज इक्वल टू A की जगह A ही रखते हैं, n की जगह 6 आ जाएगा, 6 में से 1 इंटू डी, यानी और A6 की वैल्यू इसने दिया हुआ है कितना, 32 दे रखा है, तो 32 इज इक्वल टू A प्लस 5D, ये आ गया पहला समीकरण। फिर इस वाले में ऐसे करते हैं, देखिए जब भी A5 या A जितना भी हो तो इसका इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, A प्लस 1 घटा देना है, इसमें 5 है तो 4D हो जाएगा। यहीं पे जैसे ये 3 है तो ये आ जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है तो ये करके दिखाया मैंने, ऐसे होता है। इस वाले में देखिए A प्लस ये आ जाएगा 4D माइनस ये आ जाएगा A प्लस 2D, ठीक है, इज इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है, A प्लस 4D माइनस की इंटू करेंगे माइनस माइनस 2D, ठीक है, A से A कट गया, 4D में से 2D गया तो 2D बचा, इज इक्वल टू 10। D की वैल्यू आ गई 5, D की वैल्यू 5 आ गई। इस पहले वाली समीकरण में रखते हैं D की वैल्यू, तो 32 बराबर A प्लस 5 बचे 25, D की जगह 5 रख दिया मैंने। अब इस 25 को इधर भेजेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, 7, 32 में से 25 गया 7, ठीक है। A और D की वैल्यू हमें पता चल गई। अब A8 निकालना है, तो वही बोला मैंने, A8 निकालना है तो A प्लस 7D, ठीक है, 1 कम कर देना है अपॉन 7। A की जगह कितना है 7 इंटू 7, D की जगह कितना है 5 अपॉन 7। देखिए कितना आएगा इसका आंसर, 6 आएगा आंसर। ये कैसे किया मैंने, 7 को कॉमन ले लिया ऊपर, करने के लिए आप कैलकुलेशन करें, 7 को कॉमन ले लिया, 1 प्लस 5 अपॉन 7, 7 से 7 कट गया, 5 और 1 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, let the quadrilateral ABCD is inscribed in a circle with the center O, then consider the following two statement। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोला देखिए बोला गया है कि एक चतुर्भुज है ABCD,
जो कि O केंद्र वाले वृत्त के भीतर बना है। ये कोई वृत्त है, इसके अंदर एक चतुर्भुज बना है, A B C D। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि सही गलत क्या है। तो अगर सर्कल के अंदर चतुर्भुज बनता है, उसकी परिधि को टच करते हुए, यानी चारों जो इसके एज हैं, कोने हैं, अगर वृत्त पर टच हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसके ऊपर हमारे भारत के एक गणितज्ञ हैं ब्रह्मगुप्त, उन्होंने एक थ्योरम दिया था, वो थ्योरम देख लेते हैं। ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला दिया था उन्होंने, देखिए क्या, एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का। ठीक, पहले तो दो तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में, चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज ये हो गया जैसे, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल का योग, यानी जैसे ये एंगल अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, 180 होता है। सेम इसी प्रकार इस वाले और इस साइड, इन दोनों का भी सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, यानी आमने सामने का, ये अगर एंगल ए है, ये एंगल सी है, तो ये 180 होता है, और वैसे बी और डी 180 होता है, पहली चीज। ठीक है, फिर दूसरा जो ब्रह्मगुप्त ने फॉर्मूला दिया एरिया निकालने का, वो होता है, ये फॉर्मूला है, ये याद कर लेना है आपको। देखिए सबसे पहले एस निकालते हैं हम, यानी जिसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, देखिए ये भुजाएं हैं, ये भुजाएं की लंबाई ए डी सी बी, ये जो ए बी सी डी है ना, ये भुजाएं की लंबाई है, भुजाओं की लंबाई है। तो इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, मतलब जितनी भी लंबाई हो गई उसकी, कोई भी आकृति है उसके चारों तरफ की लंबाई को ही परिमाप बोलते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ ए है, बी है, सी है, तो इस सबको जोड़ देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अर्ध परिमाप बोला है तो डिवाइडेड बाई 2। तो एस की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। और एरिया जो निकालते हैं वो ब्रह्मगुप्त के फॉर्मूले से निकालते हैं, वो फॉर्मूला ये है कि अंडर रूट एस, एस पता चल गया, ये है, ऐसे निकलेगा एस, एस माइनस ए पहली भुजा, एस माइनस बी दूसरी भुजा, एस माइनस सी तीसरी, और एस माइनस डी चौथी भुजा। इसको सारी वैल्यू को इसमें रखेंगे और हमारा एरिया निकल जाता है ब्रह्मगुप्त के फॉर्मूले से। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये यूज नहीं होगा, लेकिन आपको नोट तो कर ही लेना, क्या पता आगे पूछ ले। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता चल गया। स्टेटमेंट देखिए, पी ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, प्लस एंगल ए डी सी ये वाला, इन दोनों का सम 180 होता है, तो बिल्कुल होता है, आमने सामने का जो कोण होता है उसका सम 180 होता है। पी वाला करेक्ट है। दूसरा देखिए बी ए डी ये वाला, बी सी डी ये वाला है, इन दोनों का सम भी क्या है, 180, तो ये भी होता है आमने सामने का सूत्र। तो दोनों कथन सही है, पी और क्यू दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, बाकी इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति के आधार पर कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है। देखिए आप क्वेश्चन देख रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी ने कैसे क्वेश्चन बताया, ज्यादातर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है असत्य क्या है, फॉल्स पूछा गया है, ट्रू तो बहुत कम पूछ रहा है, ज्यादा वो फॉल्स ही पूछ रहा है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए। जल्दीबाजी हम क्या करते हैं, ट्रू निकाल देते हैं और पहला देखते हैं कि हाँ ये वाला सही है, बस इसको टिक करके निकल जाते हैं, और ये दिमाग से हट जाता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको कि जो असत्य पूछा गया तो असत्य को ही मार्क करके आना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये एक ट्राइंगल दिया है, मैं ड्रॉ कर लेता हूं। एबीसी एक ट्राइंगल है, इस प्रकार का है कुछ, पी क्यू, ये थीटा है, थीटा डिग्री, यहां से यहाँ 4 है और ये टोटल 8 है। अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा, 4 होगा, टोटल 8 है ना, ये यहाँ से यहाँ 4 है तो ये 4 ही बचेगा। ठीक, और ये है अल्फा डिग्री। ठीक, ये दिया है 3। ठीक है, पूछा गया है, हाँ ठीक, बोला है कि असत्य बताओ, साइन अल्फा 3/5 होगा, साइन अल्फा, ये है अल्फा, कोई लाल बटे कक्का वाला लगेगा इसमें। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और मैंने क्या बताया, जो कोण दिया रहेगा उसके सामने क्या होता है, लंब होता है, तो लंब क्या हो गया 3। अब कर्ण पता करना है। देखिए ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। ये कैसे किया मैंने, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट याद है मुझे, कुछ आपको भी याद होने चाहिए, ये लिख दिया मैंने इधर ट्रिपलेट। ठीक है, ये कुछ ट्रिपलेट है, आपको याद होने चाहिए। तो ये हो गया 5, साइन लगाते हैं यहाँ पे, तो लंब बटे कर्ण यानी 3/5, तो पहला वाला तो सही है बिल्कुल, उसने असत्य पूछा है तो ये ऑप्शन गलत। फिर बोला साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना है, 3/5,
साइन थीटा क्या है ये, इसके सामने क्या होता है लंब, लंब क्या है 4, और कर्ण, कर्ण क्या होगा फिर ये वाला होगा कर्ण, ये लंब है तो ये कर्ण होगा, 4 3 ये भी क्या होगा 5, 4/5। इसने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, नहीं ये तो गलत हो गया, यही पूछा आ सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। साइन अल्फा तो 3/5 है और साइन थीटा जो है वो कितना है 4/5 है, ठीक है, गलत हो गया ये तो। और भी देख लेते हैं, साइन थीटा बड़ा है साइन अल्फा से, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 4/5, 4/5, इसको काट लेते हैं तो 8 पंजे 40, 0.8, और इसको काटते हैं तो 0.6, बड़ा है 0.8 बड़ा है बिल्कुल, तो ये सही है, हमसे असत्य पूछा था, ये गलत हो गया। टेन अल्फा डज नॉट इक्वल टेन थीटा, टेन भी निकाल के देख लेते हैं, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, टेन अल्फा ये है तो 3 बटे आधार कितना है 4, और थीटा निकालते हैं तो 4/3, तो ये बराबर नहीं है, हाँ बिल्कुल बराबर नहीं है, ये 3/4 है वो 4/3 है, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये है ट्रिपलेट, तो मिटा देता हूँ अगर आपको दिख ना रहा हो, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ट्रिपलेट है ये, कुछ कॉमन ट्रिपलेट है, यहीं से पूछा जाता है। जैसे ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो ये हाइपोटेनस होता है तीसरा वाला, तो इसको ऐसे याद करते हैं 3 4 5, 3 4 5, और इसके मल्टीपल भी ट्रिपलेट होंगे, जैसे इसमें अगर मैं 2 की इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा 6 8 10, ये भी एक ट्रिपलेट है, ठीक है, ये कितनी आ रहा है तो करके देख लीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 8 का होता है 64, इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, और 100 किसका रूट होता है 10 का, ठीक, ये ट्रिपलेट होते हैं, इनके जो मल्टीपल होते हैं वो भी क्या होते हैं ट्रिपलेट ही बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दो परीक्षा केंद्र है, केंद्र ए और केंद्र दो है, ठीक है, प्रत्येक केंद्र में परीक्षार्थियों की संख्या बराबर करने के लिए केंद्र ए से 10 परीक्षार्थी केंद्र 2 में भेजे गए। मान के चलते हैं केंद्र ए में टोटल x कैंडिडेट है और परीक्षा केंद्र 2 में y है टोटल। इसने बोला कि दोनों की संख्या को बराबर करने के लिए यहाँ से 10 भेजे गए, अगर यहाँ से 10 भेज रहे हैं तो यहाँ पे 10 ऐड भी हो जाएगा, पहला इक्वेशन बन गया, ठीक। फिर इसने बोला लेकिन यदि 20 परीक्षार्थी केंद्र 2 में से एक में चले जाते हैं, अगर यहां से 20 जा रहे हैं तो केंद्र में परीक्षार्थियों की संख्या केंद्र 2 में परीक्षार्थियों की संख्या से दुगनी हो जाएगी। अब यहां से 20 जा रहे हैं तो यहाँ पे 20 आ भी जाएंगे, और ये 20 जब आ रहे हैं तो ये क्या हो जा रहे हैं डबल हो जा रहे हैं, इससे डबल हो जा रहे हैं, इसलिए 2 गुना कर दिया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। बस इसमें कुछ नहीं है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, कर लेते हैं, ठीक है। x माइनस वाई, इसको उधर भेजते हैं 20, पहला इक्वेशन, इसको मैंने अच्छे से लिख दिया x y को एक साथ, सेम इसको भी ऐसे कर लेते हैं 2x, और y को वहां से लेके आएंगे माइनस वाई, ठीक है, इसके इंटू करेंगे 40, 40 को उधर भेजेंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी ये -60 हो जाएगा उधर जाके, घटा देते हैं दोनों इक्वेशन को, माइनस प्लस प्लस ये हो जाएगा, ठीक। तो x में से 2x गया तो -x, और ये दोनों तो कट जाएगा y y, ठीक है, -y और +y कट गए, +60 और ये है 20, ये कितने हो गए 80, तो x की वैल्यू आ गई -80, ठीक, x की वैल्यू -80 इधर लिख लेते हैं। अब x की वैल्यू को अगर इस समीकरण में रखते हैं, -80 रख देते हैं x की जगह, -y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 20 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 100 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, बेसिक कैलकुलेशन है। y की वैल्यू कितनी आ गई -100। अब जो संख्या है, मतलब लोगों की संख्या कभी माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो माइनस तो काट दो ऐसे। तो x यानी कि पहला जो एग्जाम सेंटर है उसमें कितने बच्चे हैं टोटल 80, और दूसरे वाले में कितने हैं 100, ये किसमें ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।